हेलो नमस्कार साथियों, मैं इनके प्रजापति स्वागत करता हूं आपका ज्ञानार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पूर्व हमने दो वीडियो हाईकोर्ट एलडीसी 2023 की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद डाले थे, उन सभी वीडियो पर आपका बहुत ही प्रेम स्नेह प्यार हमें मिला और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहला वीडियो लाने के बाद हमने आपसे कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा हेतु आपको आमंत्रित किया था। जैसा कि आप लोगों ने हमें आदेशित किया, जो जो प्रश्न आपने बताए वो प्रश्नों को लेकर हम दूसरा वीडियो लेके आए और आज हम अंतिम तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। 26 तारीख आज हो चुकी है, 27 तारीख शाम 5 बजे तक आपत्तियां खुली है। जो भी व्यक्ति आपत्ति लगाना चाहता है वो 27 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति जरूर जो हाईकोर्ट की वेबसाइट है वहां पर अपलोड कर दे, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। अच्छा, इस वीडियो का मेरा उद्देश्य इतना है कि जो हमने इससे पूर्व वीडियो बनाया था, पार्ट 2 बनाया था, उसमें हमने बहुत सारे जो हमारे साथी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में प्रतिभागी के रूप में बैठे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे प्रश्नों को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए थे। उन्हीं प्रश्नों में से जो बेहतरीन प्रश्न हो सकते हैं या वह प्रश्न जिन पर आपत्ति आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये हटना चाहिए, तो उसको लेकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको ये बताया जा सके कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्ति लगाई जा सके और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति न लगाएं। क्योंकि देखिए, जो आपत्ति का जो फॉर्मेट है, हाईकोर्ट ने ये दिया है कि आपको 200 रुपये पर क्वेश्चन जमा कराना है, ताकि आप जो जिस प्रश्न पर आपत्ति लगा रहे हैं वह क्या आपत्ति योग्य है या वह डिलीट होने योग्य है। यदि वह नहीं है तो आप कैसा है वो अनावश्यक वर्तन न हो, इसको लेकर भी हम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ इन प्रश्नों को लेकर आए। देखिए, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने ऑथेंटिक प्रूफ हमारे उपलब्ध करा दिए थे। जैसा कि ज्ञानार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हमने उपलब्ध कराए। एक बार फिर हम रिपीट कर देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये जो प्रूफ हम दिखा रहे हैं, ऑथेंटिक प्रूफ जो दिखा रहे हैं, उनको हम अपलोड करेंगे। और इससे पूर्व वाले वीडियो में भी हमने जो पूर्व में प्रश्न दिखाए गए हैं उनके ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें, हम लोग जो लेके आए हैं वो लाए हैं हिंदी से। देखिए, हिंदी में एक प्रश्न आया है कि किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थ भेद क्रमशः असंगत है। इसका जो सही आंसर माना गया है वो माना गया है वर्ण वारण त्यागना या चुनना। तो ये इसका सही आंसर है। कुछ विद्यार्थियों द्वारा हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराया गया कि सर प्रहार और जो प्रतिहार है, वो जो शब्द आंसर दिया गया है चोट या समाधान, वो गलत है। मतलब परिहार का जो अर्थ है वो कुछ और होगा, समाधान न होकर। तो इसके लिए हमने हमने नालंदा शब्दकोश जो बहुत ऑथेंटिक माना जाता है हिंदी भाषा में, हिंदी शब्दावली में, उसको हमने व्यक्तिगत रूप से जाकर बाजार से खरीद कर आपके लिए उसमें से इस ऑथेंटिक प्रूफ को हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। इस वीडियो के लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो निश्चित रूप से आप भी हमारा सहयोग देंगे। आपके जो साथी हैं, आपके जो सखा हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। उनके मन में अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो उसको भी वो सॉल्व कर सके। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें परिहार की, तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, नालंदा विश्वकोश में स्पष्ट लिखा है कि परिहार का जो अर्थ होता है वो होता है दोष आदि का निवारण। इसका अर्थ होता है समाधान। क्या होता है? समाधान। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है समाधान, तो ये जो है ये असंगत नहीं है, ये बिल्कुल संगत है, इसलिए ये डिलीट होने की संभावना नहीं है। तो कृपया आपसे भी निवेदन है कि आप इस पर यदि आपत्ति लगाना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आपके 200 रुपये हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं आपत्ति लगाए, क्योंकि देखिए स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये लिखा है, ठीक है, तो एग्जामिनर द्वारा उस आपत्ति को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। तो निश्चित रूप से आपके जो 200 रुपये आप देने वाले इस प्रश्न के लिए वो व्यर्थ चले जाएंगे, इसलिए इस पर आप आपत्ति न लगाएं। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, हम जो जितने भी हिंदी से संबंधित ऑथेंटिक प्रूफ लेके आए वो इसी शब्दकोश से लेके आए, जिसमें लगभग 1.5 लाख शब्द दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है। चलिए देखते हैं। इसका जो सही आंसर माना है वो माना है आश्चर्य और
आश्रय शरण। देखिए ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। कई लोगों ने कहा है कि सर जो आश्रय है उसका अर्थ भी हृदय होता है, तो हमने इसका जो है ढूंढा तो हमें ये मिला। देखिए आश्रय का जो अर्थ होता है वो होता है अभिप्राय या मतलब, तात्पर्य, इच्छा, वासना, उद्देश्य और नियत, ये इसका अर्थ होता है। तो इसमें तो आपके द्वारा जो इस प्रश्न को लेकर आपत्ति की गई थी कि सर इससे संबंधित प्रमाण उपलब्ध कराइए, तो हमने आपके सामने ये समक्ष प्रमाण उपलब्ध करवा दिया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न बात कर रहे हैं कि शब्द शुद्ध वाक्य नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसमें जो हाईकोर्ट ने आंसर माना है वो माना है कि आपका मत ग्राह्य योग्य नहीं है। देखिए ग्राह्य और योग्य दोनों एक जैसे शब्द हो गए, इसलिए ये जो है अशुद्ध वाक्य है और हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही माना। अब यहां पर एक समस्या ये है कि यहां अश्वमेध लिखा है। क्या लिखा है? अश्वमेध, जबकि वो होता अश्वमेघ है। अब इसका जो हम कहें तथ्य है, तो हाईकोर्ट ने क्या किया कि ये 12 मार्च और 19 मार्च वाले पेपर में सेम इसी उदाहरण को रिपीट कर दिया। एक जगह उन्होंने लिखा अश्वमेघ और एक जगह लिखा है अश्वमेघ। एक जगह तो मेघ लिख दिया, एक जगह मेघ लिख दिया। अगर हम दिखाएं आपको तो देखिए ये है 12 मार्च वाला पेपर, और 12 मार्च वाले में जो पहला अशुद्ध वाक्य है उसमें उन्होंने लिखा है कि अश्वमेघ घोड़ा पकड़ा गया, और इसको जो है उन्होंने शुद्ध वाक्य माना है। क्या माना है? वाक्य माना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो आंसर माना है वो इसको माना है कि ये अशुद्ध है। इसका मतलब ये तीनों क्या है? शुद्ध। और यहाँ क्या लिखा है? अश्व मेघ लिखा है, तो अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। तो निश्चित रूप से यहाँ अश्वमेध लिख दिया। तो देखिए हिंदी है, यहाँ मात्राओं, शब्दों, वर्णों की जो गलतियां हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जाता। तो निश्चित रूप से ये जो आंसर है इसका जो अशुद्ध शुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब ये अशुद्ध वाक्य, ये भी अशुद्ध वाक्य है और ये भी अशुद्ध वाक्य है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न क्या होगा? डिलीट होगा। क्या होगा? डिलीट होगा। तो निश्चित रूप से ये डिलीट होगा। तो इस पर आप अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। अच्छा, आपत्ति लगाते वक्त आपके पास एक प्रूफ तो ये कि आपने जो हाईकोर्ट के आंसर की दी है उसके अनुसार अश्वमेघ जो है वो सही शब्द है और अश्वमेध जो है वो गलत शब्द है। एक तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त क्योंकि देखिए हम लोग आपके साथ हैं तो निश्चित रूप से आपको हम ऑथेंटिक प्रूफ उपलब्ध कराएंगे। एक बात और कह दूं कि बहुत सारी तथाकथित बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं वो हमारे द्वारा प्रस्तुत, जो सर्वप्रथम हमने सबसे पहले प्रस्तुत की थी आपत्तियां, उसको एज इट इज कॉपी करके आपको दिखा रहे हैं कि हमने मेहनत करके लाए। तो निश्चित रूप से आपको पता है, आप समय देख लीजिए, वीडियो अपलोड होने के समय से आपको पता चल जाएगा कि वो उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि कॉपी करने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग देख के समझ गए होंगे किन किन लोगों ने ये जो आपत्तियां हम बताते हैं उनको एज इट इज कॉपी किया है। तो कॉपी करते वक्त भी ध्यान रखें, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कॉपी करते वक्त भी ध्यान रखें कि जो आपत्ति है वो खुद ढूंढने की थोड़ी कोशिश करें, बच्चों के साथ थोड़ा न्याय करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए इसका हम ऑथेंटिक प्रूफ देखते हैं, वो क्या है। देखिए पेज नंबर 106 नालंदा शब्दकोश में आप देखेंगे, ये देखिए ये अश्वमेघ के बारे में यहाँ बताया गया। अश्वमेघ के बारे में वही जो भगवान श्री राम की कहानी है कि घोड़े के सिर पर एक पत्र बांधकर उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, वो अलग अलग राज्यों में जाता है। यदि कोई उस घोड़े को रोकता है और उस पत्र को पढ़कर चुनौती स्वीकार करता है तो उसको उसके साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ये अश्वमेघ जो है ये वही शब्द है। तो देखिए 106 नंबर पेज पर स्पष्ट रूप से ये अश्वमेघ जो है वो घोड़े और उस कहानी से संबंधित शब्द दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो शब्द है अश्वमेघ वो सही होगा। और क्वेश्चन नंबर जो हमने बात की, ये वाला क्वेश्चन नंबर 44 जो है, क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो डिलीट होने योग्य है। तो इस पर आप हमारी इस ऑथेंटिक आंसर की के द्वारा आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो आपत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो देखेंगे कि प्रश्न नंबर 25 जो है उसमें क्या दिया है कि मेघ और मेध शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए अश्वमेघ हमने पढ़ा, अश्वमेध हमने पढ़ा, मेध अश्व के साथ अगर मेध
मेध लगा है तो वो गलत शब्द है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि मेघ और मेध, बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा इसके ऊपर भी आपत्ति दी गई थी कि सर इसका भी ऑथेंटिक प्रूफ आप उपलब्ध कराइए। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हाईकोर्ट ने माना है वो माना है ये वाला। मतलब उन्होंने मेघ शब्द के लिए, मेघ जो शब्द है उसके लिए जलद माना है, और मेघ शब्द के लिए, मेध शब्द के लिए यज्ञ माना है। चलिए इसका जो ऑथेंटिक आंसर है वो हम लेके आए हैं आपके सामने। देखिए ये स्पष्ट लिखा है मेध, में और धे धनुष का, ये मेध लिखा। इसका अर्थ क्या है? यज्ञ है, हवि और यज्ञ। इसका जो सही अर्थ है वो है यज्ञ। इसका मतलब है कि यहाँ यज्ञ जो है वो मेध शब्द का सही अर्थ है। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग मेघ शब्द की, शब्द को अगर देखें तो ये देखिए स्पष्ट लिखा है कि आकाश में घनीभूत जलवाष्प जिससे वर्षा होती है, बादल, बादल का अर्थ भी जलद होता है। तो निश्चित रूप से मेघ शब्द जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर मेघ शब्द है जो बिल्कुल जलद के रूप में सही दिया गया है। तो ये जो प्रश्न है ये आपत्ति योग्य नहीं है, आपत्ति इस पर नहीं लगाएं, इस पर आपको आपत्ति नहीं लगानी है, क्योंकि इसकी ऑथेंटिक आपको मैंने उपलब्ध करा दिया, इसकी ऑथेंटिक प्रूफ आपको उपलब्ध करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर भी ये मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके बता दिया है क्योंकि वो वहां दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा है कि आकाश में घनीभूत जलवाष्प जिससे वर्षा होती हो, बादल। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरी आई थी कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, 12 मार्च वाले प्रश्न पत्र में पूछा गया था। आंसर क्या माना है? पंचालिका माना है। क्या माना है? पंचालिका। किसने? हाईकोर्ट ने आंसर माना है। तो निश्चित रूप से इसमें ये पांचालिका जो है इसका जो है पर्यायवाची नहीं है। तो क्या 3 इसके पर्यायवाची है? इसको लेकर अगर बात करें कृष्णा की तो बिल्कुल निश्चित रूप से, याज्ञसेनी बिल्कुल निश्चित रूप से। अब जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है वो आ रही है इस प्रश्न पर, इस पर आ रही है कि सरेंद्री जो शब्द है क्या वह शब्द जो है द्रौपदी का पर्यायवाची है? इसको लेकर हमने थोड़ी रिसर्च की, तब हमें ये पता चला कि ये जो शब्द है सरेंद्री, ये शब्द सही रूप से यहाँ दर्शाया नहीं गया है। जो असली शब्द है या हम कहें ओरिजिनल शब्द है वो है सरेंद्री। मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका जो शुद्ध रूप है वो है। यहां पर क्या किया गया है? री अतिरिक्त जोड़ दिया गया है, जबकि मात्रा धी पर छोड़कर उसको वहीं समाप्त करना था और आधा रे लगाना था, परंतु इन्होंने क्या है री शब्द भी जोड़ दिया, आधा रे भी जोड़ा है और री शब्द भी जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हम ये लेके आए प्रूफ आपके, और यहां पर भी लिखा है, देखिए स्पष्ट लिखा है कि द्रौपदी का वह नाम जो उसे उस समय अज्ञातवास के समय में रखा गया था। अज्ञातवास, जब द्रौपदी ने अज्ञातवास काटा था पांडवों के साथ, तब उसका ये नाम रखा गया। तो निश्चित रूप से ये इसका पर्यायवाची है, ना कि ये। तो इसमें 2 आंसर हो गए, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। तो ये भी प्रश्न कैसा है? आपत्ति के योग्य है, आपत्ति के योग्य है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो निश्चित रूप से आपत्ति के योग्य है। तो आपसे ये निवेदन है कि जिस प्रश्न को बताया जाए कि आपत्ति नहीं लगेगी वहां नहीं लगानी, और जहां लगानी है वहां आपको आवश्यक रूप से लगाएं। इसका मैंने जो है वो आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया है, पेज नंबर 1465, जो हमारा नालंदा शब्द ज्ञान कोर्स है उसके पेज नंबर 1465 पर आपको ये स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहले दे दिया और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा है कि इन चार ऑप्शंस में से गाय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अगर बात करें मंदार की, जो हाईकोर्ट ने माना है आंसर, हाईकोर्ट ने इसको आंसर माना है, तो ये मंदार जो है वो गाय का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये 3 जो माने हैं उन्होंने, ये गाय के पर्यायवाची होते हैं। पहला है गो, दूसरा है धेनु, तीसरा है सुरभि। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरी आ रही थी कि साहब ये जो सुरभि शब्द लिखा है ये सही नहीं लिखा है। इस सुरभि का अर्थ होता है खुशबू, और दूसरी सुरभि का जो अर्थ है जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसका अर्थ होता है गाय। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न जो है वो डिलीट होना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे चैनल्स द्वारा भी तथाकथित रूप से
कहा जा रहा है, क्योंकि वो रिसर्च तो की नहीं उन्होंने। तो निश्चित रूप से जब हमने इस शब्द को खंगाला और रिसर्च की, तब हमें पता चला कि सुरभि जिसमें बड़ी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, उसका निश्चित रूप से अर्थ खुशबू होता है, परंतु उसका एक अर्थ गाय भी होता है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर बड़ी की मात्रा है तो उसका अर्थ गाय है, और जो छोटी मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा लगती है, तो उसका अर्थ भी क्या होता है? खुशबू तो निश्चित रूप से होता है जैसा कि वो बता रहे हैं, परंतु उसका अर्थ गाय भी होता है। उसका अर्थ क्या होता है? गाय भी होता है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है ये डिलीट नहीं होगा, आपको इसके ऊपर आपत्ति नहीं लगानी है, आपको इसके ऊपर आपत्ति नहीं लगानी है। स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए, निश्चित रूप से बोर्ड इसको नहीं मानेगा, क्योंकि ऑथेंटिक प्रूफ आपके सामने है कि ये जो है इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 39 जो है वो ये है कि सही विलोम शब्द नहीं है। अच्छा, इसका आंसर जो है वो माना है बोर्ड ने आह्वान और पलायन। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा कमेंट बॉक्स में ये लिखा गया कि सर अतुल और तुल्य पर भी अपनी राय दीजिए, अपने ऑथेंटिक प्रूफ उपलब्ध कराइए, तो इसको लेकर भी हम आए। देखिए, अधिकांश लोगों को ये देखने से ये ऐसा लगेगा कि अतुल और तुल्य जो है वो एक दूसरे के विलोम नहीं है, परंतु अगर हम अर्थों की बात करें तब क्या निकल के आता है। देखिए, हम गए पेज नंबर 34 पर, वही नालंदा शब्द सागर के पेज नंबर 34 पर, और यहां पर हमने देखा कि यहां पर दो शब्द दिए गए, एक तो दिया गया अतुल, एक दिया गया है अतुल्य। दो शब्द दिए गए, एक तो दिया गया है अतुल, दूसरा दिया गया है अतुल्य। अतुल के अर्थ की बात करें तो उसके अर्थ में लिखा है जो तोला या कूता ना जा सके, असीम अमित, अचर बहुत अधिक, तुलना रहित, अनुपम और अद्वितीय। अनुपम और अद्वितीय, देखिए अनुपम और अद्वितीय को पकड़िएगा। अब बात करें अतुल्य की। अतुल्य का जो पहला अर्थ ये लिखा गया है अनुपम, अद्वितीय, निराला, असमान और असहाय, नहीं नहीं, असहारा। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो इन दोनों के अर्थ जो है वो लगभग समान बैठ रहे हैं। अब बात करें तुल्य की, अब बात करें तुल्य की। तुल्य को अगर देखें तो तुल्य का जो स्पष्ट शब्द लिखा गया है वो लिखा गया है समान, बराबर और सदृश। अच्छा, वहां लिखा गया था तुलना रहित, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। यहाँ तुल्य का जो तुल्य का जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो ये आ रखा है कि जो समान है, जो बराबर है, जो सदृश है, तो दो समान वस्तुओं में हम तुलना कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न डिलीट होने वाला नहीं है, ये आपत्ति योग्य नहीं है, आपको इसके ऊपर आपत्ति नहीं लगानी है। निश्चित रूप से आपको आपत्ति नहीं लगानी, क्योंकि ये डिलीट नहीं होगा, वो आपको अर्थ निकाल के दिखा देगा, इसलिए आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अपने पैसे बचाएं, इस प्रश्न पर आप आपत्ति नहीं लगा सकते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में प्रश्न था आई राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। देखिए, इससे इससे पहले भी हमने, जो हमारी रुचि मैम, हमारी टीम की जो सदस्य है, उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट बताया था। इसके हमने प्रूफ भी आपको दिए। फिर भी अगर किसी को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा प्रूफ, तो हम आपके लिए पूरी की पूरी डिक्शनरी खरीद लाए, और उस डिक्शनरी से जो ऑथेंटिक प्रूफ है उसकी स्पष्ट फोटो जो है हमने हमारे चैनल के टेलीग्राम पेज पर डाल दी है। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा। अब देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें यह पूछा गया है, कहा गया है कि मैंने आज सुबह एक पत्र लिखा था। अब देखिए, ये पास्ट टेंस का जो है वो वाक्य है, तो स्पष्ट रूप से जो रोट होता है, रॉट जो होता है वो राइट का जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म होती है और पास्ट टेंस के अंदर प्रयोग की जाती है। अब ये लिखा कहां, ये कहां लिखा है, देखिए हम बताते हैं आपको कहां लिखा है। तो ये पेज नंबर 1810 जो है, किसकी पेज नंबर 1810, तो ये जो है ये हमारे पेज नंबर 1810, किसके पेज नंबर 1810, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का जो 10th एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन के नजदीक है, उस लेटेस्ट एडिशन के 1810 नंबर पेज पर स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि रॉड जो होता है पास्ट टेंस ऑफ राइट, पास्ट टेंस ऑफ राइट। यदि राइट के पास्ट टेंस के रूप में आपको प्रयोग करना है तो आप रॉड का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको ऑथेंटिक प्रूफ मिल गया है, आप जो है वो अपनी आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि यहां बोर्ड ने जो आंसर माना है वो माना है हैव रिटन। तो ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, और इसका जो सही आंसर है वो रोट आएगा। तो निश्चित रूप से इस पर आप आपत्ति
लगा सकते हैं। आपत्ति इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो हमारे जीके से है। देखिए जीके में वैसे ही बहुत कम प्रश्न है जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है, परंतु बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा बार बार इस प्रश्न को लेकर जरूर आपत्ति आ रही है कि साहब इसके दो आंसर है, जिप्सम और चांदी, जिप्सम और चांदी। बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, मित्रगण हैं, यूट्यूबर्स, उन्होंने जो हमारी आर्थिक समीक्षा है, जो हमारी आर्थिक समीक्षा है, वहां वहां से और प्रूफ उठाकर दिखाया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है, जीके से संबंधित प्रश्न है हमारा, और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लगभग लगभग सभी यूट्यूबर्स ने इस प्रश्न को आपत्ति योग्य माना है, परंतु इससे संबंधित प्रूफ किसी के पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। जो प्रश्न में पूछा गया, देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में यह पूछा है कि किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है। अब सब लोग कह रहे हैं कि साहब आर्थिक समीक्षा में ये लिखा है कि राजस्थान के 2-3 खनिज ऐसे हैं जिनकी एकाधिकार है राजस्थान का आपूर्ति में या उसके उत्पादन में एकाधिकार है। तो मैं आपको बता दूं, उसमें कहीं पर भी 90% का जिक्र नहीं है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने ये कहा है। चलिए देखते हैं, और ये ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर जो है वो हमने जिप्सम बताया था, निश्चित रूप से हमने जिप्सम बताया था, क्योंकि तब तक हमारे पास ये प्रूफ उपलब्ध नहीं था। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर रिसर्च प्रारंभ की, तो हमने जब हम डीप गए तो हमें एक जो है इस प्रकार का एक क्लू मिला, और उस क्लू को लेकर हमने हमारे जो है आपत्ति के लिए जो ऑथेंटिक प्रूफ है उसकी खोज कर ली, और हम आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी आर्थिक समीक्षा में ये लिखा गया है, जो सभी लोग बता रहे हैं कि साहब देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। अब देखो यहाँ प्रयोग किया गया है शब्द लगभग, पर लगभग जो शब्द है वो एक विशेष, इस प्रकार से आप नहीं कह सकते कि वो 90% के लिए है या 89 के लिए है या 92 के लिए है। लगभग लगभग होता है। अब उसमें 75 भी आ सकता है, 95 भी आ सकता है, 85 भी आ सकता है, परंतु यहाँ प्रश्न में ये नहीं पूछा। प्रश्न में तो आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि साहब 90% से अधिक होना चाहिए आपूर्ति राजस्थान से। तो इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है हम ढूंढ लाए। हम कहां से ले आए, हम ले आए साहब इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020, और हमने जब रिसर्च की तो इससे लेटेस्ट कोई भी प्रूफ आपको इससे संबंधित उपलब्ध नहीं होगा। हमारे खनिजों के उत्पादन से संबंधित इससे लेटेस्ट प्रूफ आपको उपलब्ध नहीं होगा, जैसा कि हमारी जानकारी में है। निश्चित रूप से नए डेटा छप रहे होंगे, अब आगे हूं भी कहीं पर उपलब्ध भी हो गए होंगे, परंतु जो उपलब्ध डेटा है उसमें सबसे लेटेस्ट यही है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020। अच्छा, इसको छापता कौन है, इसको कौन छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये तीनों मिलकर इस इंडियन मिनरल ईयरबुक को छापते हैं। और सभी जो हमारे खनिज हैं, सभी जो खनिज हैं उनसे संबंधित जितने भी स्टैटिक्स हैं, डेटा है, वो सब इसमें छपते हैं। तो हम दोनों ही, हम सिल्वर का भी ले आए और हम जिप्सम का भी आपके लिए ले आए। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिल्वर का। क्या चांदी जो है, क्या चांदी जो है वो 90% से अधिक हमारे राजस्थान में उत्पादित की जा रही है और आपूर्ति की जा रही है क्या? तो हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें तो इसमें सिल्वर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राजस्थान जो है, राजस्थान जो है वो 87% भंडार रखता है। कुल उपलब्ध भंडारों के, सुरक्षित उपलब्ध भंडारों के 87% भंडार जो है वो राजस्थान में केंद्रित है। कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमारे यहाँ भंडार तो 87% है, पर हम उत्पादन कितना कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करें। प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक टेबल दी गई है प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन की टेबल की बात करें तो स्पष्ट रूप से देखिए, इस पे लिखा गया है प्रिंसिपल प्रोड्यूसर सिल्वर 2019-20, और यहाँ देखो स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर 2018 और 2019-20 इस प्रकार से दिया गया है। और इसमें जो है, इसमें जो है ये देखिए, यहाँ पर भी प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर 2017-18, 19-20, 17-18 से 19-20 का दिया हुआ है। तो इसमें भी टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4 दोनों में ही केवल दो ही राज्य ऐसे हैं जो चांदी का उत्पादन कर रहे हैं। पहला तो है कर्नाटका और दूसरा है हमारा राजस्थान। अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें कि कुल उत्पादन कितना हो रहा है, तो कुल उत्पादन की बात करें, अगर उनको वैल्यू में ऐड किया जाए, किस में ऐड किया जाए, वैल्यू में, तो लगभग 1,80,00,000
47,107, उसमें से 1,80,39,41 जो है वो राजस्थान। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग लगभग 95% से भी अधिक, 95% से भी अधिक जो उत्पादन है वो हमारा राजस्थान कर रहा है, और कर्नाटक केवल 8,066 नाम मात्र का उत्पादन कर पा रहा है। अर्थात अगर इसको प्रतिशत में निकाल लें हम, तो लगभग 99%, 95% से अधिक, और 99% जो इस डेटा के अनुसार हम देख रहे हैं, जो मिनरल ईयर बुक है 2020 की, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि चांदी का जो प्रोडक्शन है वो हमारे राजस्थान में 99% के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है वो देखिए, ये माइंस वाइज भी दे रखा है, तो इसमें स्पष्ट रूप से सेक्टर दिए गए हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें भी आपको बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर से कितना हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर से कितना हो रहा है। फिर इसमें राजस्थान की जो चित्तौड़गढ़ जिला है, जहां पर सिल्वर की जो स्मेल्टर लगे हुए हैं, चंदेरिया जो जगह है जहां स्मेल्टर लगा हुआ है, वहां से कितना प्रोडक्शन होता है, और जो कर्नाटका का रायचूर नामक जो स्मेल्टर है उसके माध्यम से कितना उत्पादित होता है, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप निश्चित रूप से, अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो आप बिल्कुल पीडीएफ में देख सकते हैं हमारे ज्ञानार्थ अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर। चलिए अब बात करें, हम लोग किसकी बात करें, हम बात करें जिप्सम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? जिप्सम की। तो जिप्सम के लिए भी हम वही ईयरबुक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और इसमें स्पष्ट रूप से जिप्सम और सेलेनाइट दोनों दिखाया गया है। और बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम के जो भंडार हैं वो हमारे राजस्थान में 81% बताए गए हैं। पूरे भारत के कुल संरक्षित भंडारों के 81% जो है वो राजस्थान में उत्पादित हो रही है। उत्पादित होने के भंडार जो है वो 81% भंडार बताए गए हैं राजस्थान के। अब बात करें प्रोडक्शन की बात करें, तो एक टेबल दी गई है आगे, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा है स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम, स्पष्ट रूप से लिखा है, और इन टन्स 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 में उत्पादन दिया गया है। अब देखिए, दो ही ऐसे स्टेट हैं जो जिप्सम का उत्पादन कर रहे हैं। अगर बात करें जिप्सम पाए जाने की, तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें जिप्सम पाई जाती है, परंतु उत्पादित जो है वो केवल दो स्टेट कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? एक तो कर रहा है राजस्थान, एक कर रहा है गुजरात। गुजरात और राजस्थान दोनों इसका उत्पादन करते हैं। और अगर राजस्थान और गुजरात की डेटा की बात करें, तो जिप्सम भी 99% से अधिक उत्पादित करता है। कौन? राजस्थान। तो निश्चित रूप से जो 99% से अधिक उत्पादित कर रहा है पूरे भारत में, तो वो 90% से अधिक ही जो है आपूर्ति करेगा पूरे भारत में। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी उसकी आपूर्ति की, तो सबसे ज्यादा वही आपूर्ति वही राज्य करेगा। तो दोनों ही डेटा देखकर हम ये दोनों ही डेटा से हमें ये पता चल रहा है कि साहब, जो ये प्रश्न दिया गया है कि साहब भारतवर्ष में किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान द्वारा की जाती है, तो वो कौन सा है? वो है हमारा जिप्सम, और उसके अलावा चांदी भी। तो निश्चित रूप से इसको आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो ये भी जो प्रश्न है वो आपत्ति योग्य है, तो आप इसके ऊपर आपत्ति लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इसके ऊपर बोनस मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का जो डेटा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। हमने जो आपको ऑथेंटिक डेटा उपलब्ध कराया है उसी से आप अपनी आपत्ति लगाएं। आपके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से आज ही अपनी आपत्ति सबमिट करा दें, अन्यथा कल जो है हो सकता है कि साइट वगैरह डाउन रहे, या अधिक ट्रैफिक की वजह से आपके पेमेंट वगैरह में इश्यू आ सकता है। तो निश्चित रूप से आज ही अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। जिन प्रश्नों पे आपत्ति लगाने योग्य है हमने आपको उपलब्ध करा दिए, और जिनमें आपत्ति नहीं लग सकती है वो भी हमने आपको प्रूफ सहित उपलब्ध करा दिए। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। संभव हो सका तो हम कल सुबह फिर उपस्थित होंगे और आपके लिए फिर से इसी प्रकार का एनर्जी, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक सटीक विश्लेषण वाला वीडियो जो है उपलब्ध कराएंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपनी सहायता प्रदान करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट उपलब्ध करा सकें। निश्चित रूप से आप सभी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करें उनके साथ, ताकि
कोई व्यक्ति अगर अपने पैसों को गलत आपत्ति में लगा रहा है तो उनको वो बचा सके। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों ने ये भी कहा है कि क्या सर आप आपत्ति लगाएंगे क्या? तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, मैं आपत्ति नहीं लगा सकता क्योंकि मैं उसका प्रतिभागी, उस एग्जाम का प्रतिभागी नहीं हूं। हाँ, हमारी टीम के कुछ सदस्य जो हैं, 2 सदस्य ऐसे हैं, ताज सर और पंकज जो हैं, वो उन्होंने इस एग्जाम को जरूर दिया है और निश्चित रूप से वो सेलेक्ट होने वाले हैं दोनों ही। तो हम उनके द्वारा इन प्रश्नों पर आपत्ति जरूर लगवाएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद साथियों।